फ्रेंड्स, आप सभी का सुनील एग्जाम 100 चैनल में स्वागत है। आप लोगों के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं, लूसेंट का ही है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए थे। आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हों या फिर कंपटीशन एग्जाम्स, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएससी, पीएससी, एमपी पुलिस, किसी भी स्टेट्स का एग्जाम्स दे रहे हैं, लूसेंट जो बुक आती है सारे स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अदा करती है। तो अम्ल, क्षार एवं लवण, इनसे बेस्ड क्वेश्चंस है। इस बेस पे हम ये पढ़ेंगे कि अम्ल किस प्रकार अपना डिमांड या अपनी वैल्यू को दिखाता है और क्षार और लवण इनके पीएच मान्स क्या होते हैं, जो अदर चीज़ें होती हैं उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, सारा इस वीडियो में हम देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस आए हैं, इसमें देख सकते हैं आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि पूछे आए हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस है आरआरबी, जीडी, एसएससी, ये एसएससी, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब बात करते हैं अम्ल। अम्ल वह पदार्थ है जो अम्ल वह पदार्थ है जो अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। क्या करता है? प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन देने का काम करता है कौन? अम्ल। अगर हम क्षार की बात करें, क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? प्रोटॉन को ग्रहण करता है। परमाणु में 3 चार्ज होते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन होता है, फिर प्रोटॉन होता है, फिर न्यूट्रॉन होता है, जिसको उदासीन बोला गया है, उसको नाभिक भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। तो उसको बोला जाता है क्या? लवण। क्या बोलते हैं हम? लवण। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है लवण और जल। अगर लवण दिया है, जल नहीं दिया है, तो आप लवण मारेंगे। अगर दोनों ऑप्शंस में दिया है लवण और जल, तो आप लवण और जल को प्राथमिकता देंगे। अम्ल एवं क्षार के, इसको क्षार पढ़ते हैं, भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लिटमस पत्र का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। बेस जिसको बुलाता है, जल में घुलनशील बेस को कहते हैं क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चिकनाहट लाता है क्षार, लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार भस्म होता है, किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। सही बात है, उपयुक्त में से सही आंसर होगा। मतलब तीनों कंडीशन शो करते हैं क्षार। जब अम्ल जल में घुलकर सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H प्लस आयन अम्ल करते हैं और OH माइनस आयन आपके क्षार करते हैं। स्वाद में जो अम्ल जो क्षार होते हैं वो स्वाद में होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? खरा। बोल सकते हैं आप, क्या होते हैं? खरा। अब इसके बाद आता है आपका क्षारों के जलीय विलयन में घोल में कौन सा आयन होता है? OH माइनस आयन होता है। सभी लवण जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो वो उदासीनीकरण होते हैं। क्या होते हैं? उदासीनीकरण होते हैं। या फिर आप उसको बोल सकते हैं विद्युत अपघट। अगर लवण की बात करें तो आप बताएंगे विद्युत अपघट। अगर सिर्फ उदासीन बोला जाए तो उदासीन भी बोला जाता है, जो कि लवण जो होते हैं वो इसकी वैल्यू 7 होती है, वो उदासीन होते हैं, एंड्स वो किसी से क्रिया नहीं करते। पीएच मान का निर्धारण सबसे पहले किसने किया था? पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सॉरेंस ने पीएच मान का सबसे पहले निर्धारण किया था। अम्ल घोल का पीएच मान होता है, 16 नंबर क्वेश्चन से, अम्ल घोल का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक और 7 से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन घोल का पीएच मान होता है 7। उदासीन का मान कितना होता है? 7। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस।
कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस। रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है आपको ये बताना है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 कितना होता है? 7.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है 6.6। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि H+ आयन उत्पन्न करने पर संपूर्ण आयन आयनित हो जाते हैं। H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं, आपको बताना है। तो वो होता है सामान्य लवण। निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण नॉर्मल साल्ट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण नॉर्मल साल्ट नहीं है? तो कौन सा आपको नहीं है ये आंसर्स में बताना है। तो वो होता है NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। जटिल लवण कम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण है। जटिल लवण तो वो होता है इनमें से सभी K4, K2, Ag, ये सारे जो होते हैं ये जटिल लवण के फॉर्म में होते हैं। मोहर लवण होता है, मोहर लवण क्या पूछा गया है? मोहर लवण द्विक लवण होता है। कैसा होता है? द्विक लवण। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को आपको क्या करना है? सम्मिलित करना है, ठीक है। सामान्य लवण, सामान्य लवण क्या होता है? अम्लीय लवण क्या होता है? क्षारीय लवण क्या होता है? द्विक लवण क्या होता है, ठीक है। सामान्य लवण, अगर सामान्य लवण की बात करें तो वो होता है बेरियम क्लोराइड। अगर हम बात करें अम्लीय लवण की तो वो होता है सोडियम लवण। अब क्षारीय लवण की बात करें तो वो होता है फिटकरी लवण, जिसको एलम भी बोला जाता है। द्विक लवण की बात करें तो वो होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। इस टाइप से ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा OH आयन देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, OH आयन देते हैं। गलत है, मतलब आपका ऑप्शंस जा रहा है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, H+ आयन देते हैं, सही बात। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH+ आयन देते हैं। पहला और तीसरा फर्स्ट नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सभी अम्लों को एक आवश्यक अवयव हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? यह सबसे पहले किसने कहा था? डेवी ने। किसने कहा? डेवी ने। लवण जो अम्ल का अवशोषण करता है कहलाता है लवण। लवण की बात हो रहा है जो जल का अवशोषण करता है वह कहलाता है हाइड्रोस्कोपिक लवण। पीएच मूल्यांक दर्शाता है। पीएच जो मूल्यांक होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है? निगेटिव से फोटो बनाने में काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता। मतलब जो फोटो की जो गुणवत्ता होती है, किस चार्ज पे, किस लिटमस पत्र पे वो कलर को एक्सचेंज कर देगा, उस चीज़ को आपका जो पीएच मान होता है वो दर्शाता है। निगेटिव से फोटो बनाने में काम में लाए जाने वाले रासायनिक गुण की गुणवत्ता को दर्शाता है। फिर आता है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कौन होता है? क्षारीय होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कौन होता है? क्षारीय होता है। ऊपर वाला क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया था 1996। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, ये होता है क्षारीय के फॉर्म में एंड बेस के फॉर्म में। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? निम्नलिखित जो कंटेंट्स हैं इसमें से कौन सा अम्लीय है? आपको ऑप्शंस है HClO,
AgBr, HFN और H2CO3। तो कौन सा होगा? H2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? अब पहले तो ये जानिए कि लाल को नीला करता है वो होता है बेस। क्या होता है? बेस। जो लाल को नीला कर देता है वो होता है बेस। तो आपको आंसर्स लगाने पड़ेंगे Na2CO3। मतलब निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो वो होता है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय विलयन की अम्लीयता जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त या प्रयुक्त किया जाता है? जलीय विलयन की अम्लता को परीक्षण के लिए कौन सा उपयुक्त उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर्स बताना है तो वो pH मीटर का यूज किया जाता है। मनुष्य के खून का pH मान, मनुष्य का जो ब्लड होता है उसका pH मान कितना होता है? तो उसका pH मान कम क्षारीय होता है, मतलब नमकीन टाइप का होता है, कम क्षारीय होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शून्य के बराबर pH वाला विलयन होता है। शून्य के बराबर pH वाला विलयन होता है तो वो कौन सा होता है आपको ये बताना है। तो वो होता है अत्यधिक अम्लीय विलयन वाला। CDS में पूछा गया क्वेश्चन है। शून्य के बराबर pH वाला विलयन होता है अत्यधिक अम्लीय विलयन वाला। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण होते हैं? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण होते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया में। किस में होते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया में। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर है आपका गैसों के सामान्य गुण। अम्ल, क्षार एवं लवण के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए लूसेंट के। अब आता है गैस के सामान्य गुण से क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, निश्चित ताप पर किसी गैस में दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? यह नियम बायल्स ने दिए थे। बायल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि निश्चित ताप पर किसी गैस में दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। किसने बताया था? बायल्स के नियम ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब बटे घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? यह निष्कर्ष किसके नियम से निकलता है? यह नियम बायल्स के नियम से ही निकलता है। फिर आता है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब होता है। उसके दाब में क्या परिवर्तन होते हैं? उसका दाब बढ़ जाता है। आयतन कम करेंगे तो उसका दाब बढ़ जाएगा। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? यह नियम चार्ल्स ने दिए थे कि स्थिर ताप पर आयतन स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम चार्ल्स ने दिए थे। समान ताप और दाब पर गैस के समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसने दिया था? मतलब क्वेश्चन है, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? आपको इसका बताना है। तो ये एवोगाड्रो का परिकल्पन। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने क्वेश्चन से। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन होता है। स्थिर ताप पर गैस का दाब तिगुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? तिगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन तिहाई हो जाती है। NTP पर 22 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा।
एनटीपी 22 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा? वो 22.4 लीटर होगा। गैस के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गैस के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गैस का जो नियम था किसने प्रतिपादित किया था? उसको ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। किसने? ग्राहम ने। एक गैस के विसरण की दर, एक गैस के विसरण की दर कितनी होती है? एक गैस के विसरण की दर कितनी होती है आपको बताना है। तो वो अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है एक गैस का विसरण दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यह नियम किसने दिया था? तो ग्राहम बेल पूरा नाम होता है इनका, लेकिन ग्राहम का नियम कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैसों की विसरण दरों और उनके घनत्व में कौन सा सही संबंध है? गैसों के विसरण दरों और उनके घनत्व में कौन सा सही संबंध है? सही संबंध इसमें से कौन सा है आपको ये बताना है। तो R1/R2 = D2/D1 रूट के फॉर्म में। वायु से हल्की गैस होती है। अब बताना है वायु से सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो वो होती है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अगर अमोनियम का सूत्र पूछ लिया जाए तो NH4। तो सब वायु से भी हल्की गैस कौन सी होती है? वो होती है अमोनिया की। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? आदर्श गैस सा व्यवहार करती है वो निम्न दाब एवं उच्च ताप पर, निम्न दाब और उच्च ताप पर करती है। किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भाग में फैल जाती है। ऐसा किस कारण होता है? जो इत्र होता है अगर आप किसी कमरे में रख दीजिए एक जगह तो वो पूरे कमरे में फैल जाती है। वो किसके कारण होता है? तो वो होता है विसरण के कारण ही। किसके कारण? विसरण के कारण। घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैस के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं गैस का विसरण कहते हैं। गैस का विसरण। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार कितना होगा? तो वो अणुभार होगा उसके 2 गुने के। 14 का 2 गुना 28। गैस का वाष्प दाब 14 है तो उसका अणुभार जो होगा वो 28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? वाष्प घनत्व का, किसका? वाष्प घनत्व का अणुभार पूछा रहा है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होगा? तो कितना होगा? 2 गुना होगा। कितना होगा? 2 गुना। गैस के विसरण नियम का उपयोग, गैस के विसरण नियम का उपयोग होता है। गैस का जो विसरण होता है वो किस नियम के द्वारा होता है? किस नियम के उपयोग से होता है? मतलब गैस के विसरण नियम का उपयोग होता है। तो वो उपयोग कैसे होता है? समस्थानिक को अलग करने पर और गैसों के वाष्प घनत्व का निर्धारण करने पर, गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने पर, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी प्रोसेस द्वारा ये कंडीशंस देखा जाता है आपका। अब है आपका 19 नंबर क्वेश्चंस। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से भारी होती है। क्योंकि यह हवा से क्या होती है? भारी होती है। सीधे से गैस के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया, गैस के विसरण हेतु आवश्यक शर्त यह है कि उनके बीच के रासायनिक प्रक्रिया तो संभव न हो। ऐसा कोई प्रक्रिया न हो जिसमें संभव हो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर के अनुपात होते हैं।
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण का अनुपात जो होता है 1:4। कितना होता है? 1:4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्व ताप एवं दबाव ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसका संख्या समान होती है? अब इसमें बताना है ताप और दाब या दबाव की समान अवस्थाओं में किस गैस का आयतन किसकी संख्या के समान होता है। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो वो होता है अणु की संख्या के। किसके होते हैं? अणु की संख्या। फिर आता है गैसीय समीकरण Pv NRT में R सूचित करता है। जो R की वैल्यू है वो किस चीज़ को सूचित करता है? वह सूचित करता है 1 मोल गैस को। किसको सूचित करता है? 1 मोल गैस को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? बायल्स नियम है, बायल नियम से है, चार्ल्स नियम भी है, लुसाक नियम भी है, फैराडे का नियम नहीं है, क्योंकि फैराडे जो होते हैं वो विद्युत अपघट्य के क्रिया पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैराडे के 2 नियम हैं। किसी गैस को दबाने या संपीड़ित करने पर, जो गैस होता है उसको दबाने या संपीड़ित करने पर क्या होता है? आपको ये बताना है। तो उसके दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। दाब और तापमान दोनों बढ़ते हैं। आदर्श गैस को ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? जो आदर्श गैस होता है उसकी ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है? तो वो मोलों की संख्या पे। जितने मोलों की संख्या होगी आदर्श गैस की ऊर्जा उस पर निर्भर करती है, क्योंकि दूर दूर अणु रहते हैं तो गैस ज़्यादा होता है और हीट कम लगते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं तब तापक्रम होता है। सभी गैस शून्य ताप आयतन प्राप्त करते हैं तो तब तापक्रम होता है -273 केल्विन। कितना होता है? -273 केल्विन, क्योंकि शून्य आयतन 0 डिग्री सेल्सियस = 273 केल्विन होता है। परम शून्य ताप का मान होता है -273 केल्विन। कितना होता है? -273 केल्विन। -273 केल्विन परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। अब नेक्स्ट आता है चैप्टर्स आपको उत्प्रेरण। क्या आता है? उत्प्रेरण। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत मोस्ट चैप्टर्स है। अब आते हैं उत्प्रेरण के। उत्प्रेरण ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो वो ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, नहीं परिवर्तित करता है। क्या करता है? रासायनिक क्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक का जो खोज था उसको किसने किया था? तो आपको बताना है बर्जीलियस। उत्प्रेरण या उत्प्रेरक कुछ भी आ जाए तो आपको बताना है बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उत्प्रेरक या उत्प्रेरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जब अभिक्रिया और उत्प्रेरक दोनों में भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समांग उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समांग उत्प्रेरक कहलाते हैं। जब अभिकारक और उत्प्रेरक जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों ही भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। वो विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को अपरिवर्तित कर देता है। जो अभिक्रिया के वेग को अपरिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो
अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, वह है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद यदि किसी अभिक्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं स्व उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? स्व उत्प्रेरक। स्वयं से कार्य करे उसे बोला जाता है स्व उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्प्रेरक विष होता है, उत्प्रेरक जो विष होता है वह क्या होता है? उत्प्रेरक जो विष होता है वह क्रिया निरोधक होता है। क्या होता है? क्रिया निरोधक होता है, क्रिया निरोधक होता है। उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? उत्प्रेरक जो विष होता है वह किस प्रकार कार्य करता है? वह कार्य करता है उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताओं से सहयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्धक कार्य करता है, जो वर्धक होता है, प्रोमोटर होता है, वह किस पे कार्य करता है? आपको ये बताना है। तो वो कार्य करता है आपका उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैविक उत्प्रेरक है, जैविक उत्प्रेरक कौन सा? एमिनो अम्ल C6H12O6 जिसको बोला जाता है ग्लूकोज, N2 नाइट्रोजन और एंजाइम। आपको कौन सा है इसमें से? तो एंजाइम जो है वो जैविक उत्प्रेरक है। क्या है? जैविक उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो विष का कार्य करता है? वो होता है आर्सेनिक सल्फाइड। क्या होता है? आर्सेनिक सल्फाइड। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के लिए संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? आर्सेनिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? उत्तम उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं तो वो होते हैं संक्रमण तत्व क्या होता है? एफ ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उपकरण क्या होता है? वो होता है आपका Ni। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त क्या होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्या होते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन Fe उत्प्रेरक के लिए निरोधक होता है? मतलब इसमें बात हो रहा है अमोनिया बनाने की हैबर विधि। तो वो पदार्थ होता है क्या? कोबाल्ट, CO। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? किसको? ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलता है, वो होता है जाइमेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है, जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीज हाइड्रोक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज से हो जाती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि के उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो होता है आपका प्लेटिनम चूर्ण। कौन सा होता है? प्लेटिनम चूर्ण। क्लोरीन गैस बनाने में डिकन विधि, कौन सी डिकन विधि उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होती है? डिकन विधि वो होती है लोहे के चूर्ण के रूप में। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक
वर्धक के रूप में कार्य करता है। वो कार्य करता है किसके? मोलिडियम। संपर्क विधि में गंधकाल्म H2SO4 का निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है आपका? वो है V2O5। किस प्रक्रम में वेनोडियम पेट्रॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किस प्रक्रम में वेनोडियम पेट्रॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका संस्पर्श प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना अभिक्रिया कौन सा होगा? आपको इसका आंसर वो होता है संकीर्ण ऊर्जा। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना होता है संकीर्ण ऊर्जा को। उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? यह संकीर्ण ऊर्जा को बदलता है। यह संकीर्ण ऊर्जा को बदलता है। इस टाइप से आपको इसके अम्ल और क्षार और गैस इस टाइप से गैस की भी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।